Hello everyone, it's Parth again and I welcome you all to the lecture 6 of our series of modern history. हम अभी हमारा चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी. इससे पहले हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पे. लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर 5 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, मैं उसका एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ. लेक्चर 5 में हम बात कर रहे थे डिफरेंट रीजनल स्टेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने राजपूत की बात करी थी. राजपूत को जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने सवाई राजा जयसिंह की बात करी और देखा किस तरह से उन्होंने जयपुर की सिटी को इस्टेब्लिश किया. सवाई राजा जयसिंह एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था. राजपूत कवर करने के बाद हम चले जाट्स के ऊपर. हमने जाट्स को डिस्कस किया और जाट्स को डिस्कस करने के बाद हमने उसमें से एक रूलर पिक किया जिनका नाम था सूरजमल. सूरजमल को हमने देखा किस तरह से प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब भी बोला जाता है या फिर जाट ओडिसियस भी बोला गया था. ठीक है, जब हमने जाट्स कवर कर लिए उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था 2 छोटे छोटे एम्पायर्स का या किंगडम्स का, जिसमें सबसे पहले हमने पठान्स की बात करी थी. पठान्स कवर करने के बाद हमने रोहिलास की बात करी थी. ठीक है, पठान्स में हमने देखा किस तरह से फारुखाबाद के एरिया के आसपास लोकेटेड थे और रोहिलास जो थे ये रोहिल खंड के अंदर ही लोकेटेड थे. ठीक है, इसके साथ हमारा लेक्चर 5 जो है कवर हो गया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट रीजनल पावर, दैट इज़ 6. ठीक है, हम आज 6 को कम्प्लीटली कवर कर देंगे और 6 को कवर करने के अंदर हम रंजीत सिंह के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप देख रहे हैं कि हम किस पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं. बेसिकली हम जो है एक रीजनल स्टेट उठाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रेवेन्यू पॉलिसी होती है, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और उनमें से किसी एक फेमस रूलर को फिर उठा के डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहले हमने जब बंगाल की बात करी थी तो बंगाल के अंदर हमने मुर्शिद कुली खां की बात करी थी, अलीवर्दी खां की बात करी थी. ठीक है, जब हमने मैसूर हम डिस्कस कर रहे थे तो मैसूर में मैंने आपको हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में बताया था. उसके बाद हमने जब अवध डिस्कस किया तो अवध में हमने सादत खां की बात करी, सफदरजंग की बात करी. सिमिलरली और स्टेट्स के साथ भी ऐसा किया. हम 6 के अंदर भी जिस रूलर को डिस्कस करेंगे वो है महाराजा रंजीत सिंह. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट रीजनल पावर, दैट इज़ 6. जो 6 थे वो एस्टैब्लिश हुए थे विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिख रिलीजन. ठीक है, जो सिख रिलीजन था वो एस्टैब्लिश हुआ था या फिर जो क्रिएट किया था गुरु नानक देव जी ने. ठीक है, गुरु नानक देव जी ने उसको क्रिएट किया था इन द ईयर 15th सेंचुरी के एंड के अंदर ऑलमोस्ट. ठीक है, लगभग 1500s का टाइम था या 1490s का टाइम था, इसके आसपास हम कह सकते हैं गुरु नानक देव जी ने एस्टैब्लिश किया था दैट ही फाउंडेड द रिलीजन ऑफ सिख्स. सिख रिलीजन को उन्होंने फाउंड किया था. फिर हम अगर बात करें सिख रिलीजन कहाँ स्प्रेड हुआ, ये बेसिकली स्प्रेड हुआ सबसे पहले पंजाब के अंदर, और पंजाब में भी जो है लोअर कास्ट ऑफ पंजाब जो थे. ठीक है, पंजाब के अंदर जो पेजेंट्री क्लास थी उस पेजेंट्री क्लास में भी जो लोअर कास्ट थे उनके अंदर सिख रिलीजन जो है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ और इनके अंदर जो है जाट पेजेंट्री भी इंक्लूडेड थी. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरह से जाट्स जो है पॉलिटिकल पावर बनने से पहले एक एग्रीकल्चरलिस्ट हुआ करते थे, यानी कि पेजेंट हुआ करते थे. सिमिलरली वो पंजाब के अंदर भी रहते थे, तो पंजाब में जितनी भी लोअर कास्ट थी इंक्लूडिंग दैट ऑफ जाट्स, वहाँ पे जो है सिख रिलीजन धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो गया. अभी तक ये जो 6 थे अभी तक बस एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी, बट क्या हुआ 1606 से लेके 1645 के बीच में, 1606 से लेके 1645 के बीच में जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु हरगोबिंद सिंह जी. तो जो सिख गुरु हरगोबिंद थे उन्होंने 1606 से लेके 1645 के अंदर प्रीच किया था एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड द सिख्स इनटू अ मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी. ठीक है, उन्होंने क्या बना दिया इसको, एक मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी बना दिया. इससे पहले वो बिल्कुल भी वायलेंस के अंदर या फिर वायलेंस इन द सेंस किसी भी तरीके से जो है आर्म से डील नहीं करते थे, वो बस एक एग्रीकल्चरलिस्ट थे. बट ऑपरेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया उनके ऊपर कि उन्हें हथियार उठाने पड़े और गुरु हरगोबिंद सिंह के टाइम पे जो है सिख्स ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी. बट ये जो फाइटिंग कम्युनिटी थी एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं थी, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की तरह नहीं थी. और इसको ऑर्गेनाइज्ड रूप किसने दिया, लास्ट यानी कि 10th सिख गुरु जो थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी. ठीक है, फिर हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर क्या होता है, जो 1666 से लेके 1708 तक होते हैं. ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं या बना देते हैं सिख कम्युनिटी को इनटू अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर. ठीक है, अभी जो थी एक तरह से एक क्रूड मिलिट्री पावर थी, बस एक इनके पास जो मिलिटेंट फाइटिंग थी, कोई ऑर्गेनाइज्ड पावर नहीं थी. गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल पावर भी एज्यूम करना शुरू कर दिया और मिलिट्री पावर भी एज्यूम करना शुरू कर दिया एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से.
ठीक है। फाइनली 1699 के अंदर जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी सिक्स जो है धीरे धीरे वेज करना शुरू कर देते हैं कॉन्स्टेंट वॉर्स अगेंस्ट औरंगजेब एंड अदर हिल रीजन्स। ठीक है, कई सारे जो ऑल हिल रीजन्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग राजाज होते हैं जो ऑपरेस करते हैं सिक्स को, वो और स्पेशली औरंगजेब जो होता है इनके अगेंस्ट जो है कॉन्स्टेंट वॉर वेज करना शुरू कर देते हैं 1699 से 6। ठीक है, अब ये स्ट्रगल जो है जो 1699 के अंदर शुरू हुआ था वो कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, और औरंगजेब के अगेंस्ट और इन जनरल मुगल अथॉरिटी अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर 1708 के अंदर ये वो डेट है जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ होने के साथ साथ जो सिस्टम होता है सिक्स का, द सिस्टम ऑफ गुरुशिप, वो भी एंड हो जाता है। ठीक है, तो विद द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी जो लास्ट और 10th गुरु थे सिक्स के, उनके बाद द सिस्टम ऑफ गुरुशिप कम्स टू एन एंड। और अब जो है सिक्स वो किसकी रिलीजियस अथॉरिटी मानते हैं? द रिलीजियस अथॉरिटी ऑफ देयर होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो अब से उनकी रिलीजियस हेड कोई इंडिविजुअल या कोई सिख गुरु नहीं है, अब से वो गुरु ग्रंथ साहिब को अपने गुरु मानते हैं। बट जो मिलिट्री पावर होती है 1708 के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद जो मिलिट्री पावर होती है वो किसके हाथों में चली जाती है? इन द हैंड्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी मोस्ट ट्रस्टेड डिसाइपल जिनका नाम था बंदा बहादुर। ठीक है, तो अब जो है आगे सिक्स जो रिवोल्ट करेंगे या जो भी सारे के सारे अपराइजिंग्स करेंगे वो सब बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंडर होगा। अगर हम बंदा बहादुर को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक रैली निकाली थी। ही रैली टुगेदर विद द पेजेंट्स एंड लोअर कास्ट ऑफ पंजाब फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर। ठीक है, तो उन्होंने एक रैली करी थी बंदा बहादुर ने जो दिल्ली से शुरू हुई थी और वो लाहौर तक जाती थी। और इनकी लीडरशिप के अंदर सारे के सारे रिवोल्ट्स कंटिन्यू हुए पंजाब के अंदर और दिल्ली के आसपास जितने भी सारे रिवोल्ट्स जो सिख ने किए थे। ठीक है, ऑल्दो बंदा बहादुर ने जितने भी सारे रिवोल्ट्स किए थे या सिक्स ने जितने भी रिवोल्ट किए थे वो बहुत ज़्यादा विगरस थे और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी थे, बट स्टिल उनका जो स्ट्रगल था इट वाज ऑन अनइक्वल टर्म्स। वो अनइक्वल टर्म्स पे इस वजह से था क्योंकि मुगल पावर जो थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, तो बंदा बहादुर लेड वेरी विगरस एंड डेंजरस रिवोल्ट्स ऑल्दो इट वाज अ वेरी अनइक्वल स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। और ये कितने सालों तक चला? लगभग 7 से 8 सालों तक ये स्ट्रगल चला। उनको कब मिली थी मिलिट्री पावर? 1708 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था बंदा बहादुर ने और 1715 के अंदर, ठीक है, इनको कैप्चर कर लिया जाता है एंड ही इज़ पुट टू डेथ। तो 1715 के अंदर जो है बंदा बहादुर को कैप्चर करने के बाद सिक्स जो हैं दोबारा धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एक फॉर्मल लीडरशिप नहीं होती। तो 1715 के बाद सिक्स जो हैं अपनी दोबारा जितनी भी उन्होंने पॉलिटिकल पावर या मिलिट्री पावर कैप्चर करी थी उसको धीरे धीरे वो खोना शुरू कर देते हैं। इसके 3 रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, लैक ऑफ लीडरशिप। उनके पास अभी कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उनको सारे के सारे उनके जो रिवोल्ट्स हैं या अपराइजिंग्स हैं उनको लीड कर सके, तो लीडरशिप उनके पास इस समय कोई थी नहीं। दूसरा ये रीज़न था और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि जो मुगल पावर थी वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमने देखा ये टाइम लगभग 1715 का चलता है। जुल्फ़िकार खान, सैयद ब्रदर्स जैसे लोग इस समय एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। ऑल्दो धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका है इस टाइम पे, बट अभी भी वो इतना डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ कि कोई छोटी सी अपराइजिंग से हार जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिक्स अभी एक छोटी सी अपराइजिंग ही थे। ऑल्दो वो बहुत विगरस और डेंजरस रिवोल्ट्स करते थे, बट इन कंपैरिजन टू मुगल्स अभी उनकी पावर बहुत कम थी। तीसरा रीज़न ये था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम सिक्स को डिस्कस कर रहे थे, कि सिख रिलीजन जो था वो किसके अंदर प्रोपोगेट हुआ था? अमंग द लोअर कास्ट एंड क्लासेस ऑफ पंजाब। तो लोअर कास्ट और क्लासेस जो थे पंजाब के, उनके अंदर जो है सिख रिलीजन धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हुआ था। तो इस वजह से जो अपर क्लासेस थी या जो अपर कास्ट थी पंजाब की, उन्होंने जो है एक हॉस्टाइल अप्रोच डेवलप करनी शुरू कर दी सिक्स के अगेंस्ट। ठीक है, द अपर क्लासेस एंड कास्ट ऑफ पंजाब दे वर अगेंस्ट बंदा बहादुर, क्योंकि बंदा बहादुर वो जो है लोअर कास्ट और जो रूरल पुअर लोग थे उनके अगेंस्ट वेलफेयर के बारे में सोच रहे थे। और जो अगर वो लोअर कास्ट के अगेंस्ट के लिए सोच रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टली वो अपर क्लास और अपर कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए। तो इसलिए तीसरा फैक्टर क्या था? जो अपर कास्ट और अपर क्लासेस थी पंजाब की, दे वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स सिक्स एंड बंदा बहादुर इन जनरल। और इन्हीं 3 रीजंस की वजह से सिक्स ने जो है अपनी पावर धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया। बट अब होता क्या है, हमको पता है कि 1739 के अंदर 1738-39 के अंदर नादिर शाह इन्वेड करना शुरू कर देता है। और एक बार नादिर शाह चला जाता है तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आ जाता है। तो इनके जो फॉरेन इन्वेजन्स होती हैं, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की और नादिर शाह की, वो किधर से होती हैं? वेस्ट से होती हैं। और अगर उनको दिल्ली पहुंचना है तो उनको ये वाला रीजन क्रॉस करना पड़ेगा, पंजाब वाला रीजन क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ पे सिक्स इस समय थे।
तो इसकी वजह से, यानी कि फॉरेन डोमिनेशंस की वजह से, जो एडमिनिस्ट्रेशन था पंजाब के अंदर, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था पंजाब के अंदर, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है और कंप्लीटली डिटीरियोरेट करना शुरू कर देता है। किसकी वजह से? इन फॉरेन रूल्स की वजह से, इन फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या देखा? फॉरेन इन्वेजन्स हुई नादिर शाह ने और अहमद शाह अब्दाली ने करी। इसकी वजह से पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे डिसरप्ट होना और डिसलोकेट होना शुरू हो गया। तो इससे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अब सिख्स को कि वो दोबारा राइज कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी का वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और सिख्स जो हैं दे स्टार्ट टू अज्यूम द पॉलिटिकल पावर, और वो पॉलिटिकल वैक्यूम को जो है फिल करना शुरू कर देते हैं और अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये हमको कहाँ से पता लगता है कि 1765 से लेके लगभग 1800 तक, इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि सिख्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट पंजाब और कंप्लीट जम्मू को जो है अपने एरिया के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट पंजाब और जम्मू का जितना भी सारा एरिया है उसके ऊपर इस समय सिख्स रूल कर रहे हैं 1765 से लेके 1800 तक, क्योंकि ये वो टाइम है जिसके अंदर मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है। 1739 के बाद से मुगल एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन था वो बहुत जल्दी हो चुका था, क्योंकि फॉरेन इन्वेजन्स बार बार हो रही थी और कई सारी लड़ाइयाँ भी हो रही थी। तो 1765 से लेकर 1800 तक सिख्स इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर को कंसोलिडेट करना या स्ट्रेंथन करना शुरू कर देते हैं। फाइनली नदर्न इंडिया के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, जो पंजाब था और जम्मू था, उसके ऊपर अपना जो होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इसी टाइम पीरियड के बीच में 1765 से लेकर 1800 के बीच में हम देखते हैं कि जो सिख किंगडम है, राइट, ये जो सिख किंगडम है वो पंजाब को अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। 12 अलग रीजन्स के अंदर या 12 अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इन 12 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मिसल्स। ठीक है, या तो हम इनको मिसल्स या फिर हम कॉन्फेडरेसीज बोल सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में इनको हम प्रांत बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी सिख एम्पायर था इनका पूरा पंजाब के ऊपर, जम्मू के ऊपर, इनको उन्होंने 12 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया और हर मिसल के अंदर अपना अपना एक इंडिविजुअल लीडर था। ठीक है, अब ये जो सारे अलग अलग पार्ट्स थे या कॉन्फेडरेसीज थी या 12 मिसल्स थे, ये आपस में फुली कोऑपरेट करते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे। इनका एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट था सबके अंदर। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी मिसल्स थे, कॉन्फेडरेसीज थी, उनके अंदर इक्वालिटी का प्रिंसिपल था। कहने का मतलब है कि एक अगर कोई स्ट्रांग हो गया कोई कॉन्फेडरेसी, तो दूसरे के ऊपर वो ऑपरेस करना शुरू नहीं कर देता, दूसरे के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू नहीं कर देता था वो। ठीक है, जितने भी मिसल्स के जो सारे मेंबर्स थे, राइट, वो सारे मेंबर जो है डेमोक्रेटिकली डिसाइड करते थे किस तरह से उनका लीडर डिसाइड होगा। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द मिसल्स हैड इक्वल वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। जितने भी सारे मेंबर्स थे उनकी इक्वल वॉइस थी, इक्वल आवाज़ थी। कोई भी डिसीजन उस मिसल का अगर आपको लेना होता था, और उसका जो चीफ होता था या लीडर होता था मिसल का, वो कैसे डिसाइड होता था? बाय इलेक्टिंग द चीफ ऑफ मिसल एंड अदर ऑफिसर्स। यानी कि जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्शन के बेसिस पे वो डिसाइड करते थे कि कौन उनका लीडर या चीफ बनेगा। बट ये जितने भी सारा इनका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे या पूरा का पूरा प्लेबियन कैरेक्टर था, ये धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो गया और इट ऑल गेव वे टू फ्यूडल चीफ्स एंड ज़मींदार डोमिनेशन। ठीक है, धीरे धीरे ये जिसके लिए जाने जाते थे, जिस वजह से बनाए गए थे कि आपस में सब कोऑपरेट करके रहें, सब बहुत अच्छे से रहें। ठीक है, सारे के सारे मिसल एक दूसरे को हेल्प करें हर चीज़ के अंदर, ये उनका जो कैरेक्टर था या फिर जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और उनके अंदर वो सारे करप्ट एलिमेंट्स या ख़राब एलिमेंट्स आने शुरू हो गए जो इस टाइम पे सोसाइटी के अंदर इन जनरल थे। ये वही टाइम है 1765 टू 1800 वाला, जिस टाइम पे मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे नोबल्स धीरे धीरे डिटीरियोरेट कर रहे थे, वीक मुगल्स आ रहे थे। ये सारी बस मुगल्स के अंदर नहीं थे, इन जनरल सोसाइटी के अंदर जो है एक सेल्फिशनेस की जो फीलिंग थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई। सब अपने बारे में सोच रहे थे, एम्पायर के बारे में नहीं सोच रहे थे और सब अपनी खुद की पावर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे एलिमेंट जो थे पंजाब के अंदर भी आने शुरू हो गए और सिख एम्पायर के अंदर भी शुरू हो गए। धीरे धीरे जो ये मिसल जो पहले अपने डेमोक्रेटिक या प्लेबियन कैरेक्टर के लिए जाने जाते थे, इक्वालिटी के लिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए जाने जाते थे, अब क्या हुआ, इनको किसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया? जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास थी, चाहे वो फ्यूडल चीफ्स हों, चाहे वो ज़मींदार हों, इन्होंने इसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस था, इलेक्शन होते थे, वो सब खत्म हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, इन सब मिसल्स में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट मिसल जो थी जिसका नाम था सुकेर चाकिया मिसल। ठीक है, इसमें सुकेर चाकिया मिसल जो थी ये धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो गई और अपने आप को स्ट्रेंथन करना इसने शुरू कर दिया। इट रोज टू प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी के एंड में, मतलब इसी टाइम के पीरियड में 1790s के बाद जो है
सुकेर चाकिया मिसल जो है ये धीरे धीरे और सारे मिसल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया और इट स्टार्टेड टू राइज इन प्रोमिनेंस। और इसका सबसे बड़ा रीज़न कौन था? इसका सबसे बड़ा रीज़न था रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह जो थे वो 1790s के अंदर, यानी हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी के एंड में आते आते सुकेर चाकिया मिसल के चीफ बन जाते हैं या हेड बन जाते हैं। तो अब हम रंजीत सिंह को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई ना कोई एम्पायर उठाते हैं, रीजनल स्टेट, उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसमें से कोई भी एक लीडर उठाते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था। इसी वजह से हम यहाँ पे सिख एम्पायर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रंजीत सिंह को। ठीक है, रंजीत सिंह के बारे में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ही वॉज द चीफ एंड द लीडर ऑफ सुकेर चाकिया मिसल। सुकेर चाकिया मिसल के लीडर थे एंड ही रोज टू प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 1790s के बाद। एक स्ट्रॉन्ग और करेजियस रूलर थे ये। ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और करेजियस सोल्जर भी थे, यानी कि इनकी मिलिट्री और कमांडिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। मिलिट्री स्किल्स के साथ साथ इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी वो भी बहुत अच्छी थी और ही वॉज ऑल्सो वेरी स्किलफुल डिप्लोमैट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या क्या सिटीज़ को और कैप्चर किया एक बार सुकेर चाकिया मिसल के हेड बन गए या फिर पंजाब को धीरे धीरे कैप्चर करने के बाद, सबसे पहले 1799 के अंदर जो रंजीत सिंह है वो लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। उसके 3 साल के बाद 1802 के अंदर रंजीत सिंह जो है वो अमृतसर को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमको पता लगता है 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है उन्होंने अपनी मिसल के अंदर और धीरे धीरे अपने एम्पायर के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे वो कई सारे एम्पायर्स को और कई सारे रीजन्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं। जितने भी सिख चीफ्स थे, राइट, जितने भी सिख चीफ्स थे ऑन द वेस्ट ऑफ सतलज, अगर ये सतलज रिवर हम इसकी बात करते हैं, इसके वेस्ट में जितने भी सारे चीफ्स थे उन सबको अपने कंट्रोल के अंदर ले आए। यानी कि जो ये रिवर है सतलज, इसके वेस्ट में जितना भी एम्पायर है वो धीरे धीरे रंजीत सिंह के हाथ में आना शुरू हो गया। इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस रिवर सतलज के वेस्ट में कई सारे और एम्पायर थे, फॉर एग्जांपल कश्मीर, फिर हम कह सकते हैं पेशावर और तीसरा मुल्तान। ये तीनों एरियाज़ जो हैं, इन 2 एरियाज़ के अलावा ये लाहौर और अमृतसर तो कैप्चर कर लिया था। उसके बाद 1800s के बाद इन्होंने इन तीनों एरियाज़ को भी अपने एरिया के अंदर या अपने रीजन के अंदर इंक्लूड करना, अटैच करना शुरू कर दिया। इसके अलावा और कई सारे सिख चीफ्स थे जो पुराने सिख चीफ्स थे जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी। तो रंजीत सिंह ने क्या किया, उन सारे सिख चीफ्स से पॉलिटिकल पावर तो ले ली बट उनको जो है ज़मींदार बना दिया और धीरे धीरे उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देनी शुरू कर दी, उनको जागीरदार बनाना शुरू कर दिया, जिससे वो ऑल्दो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहे बट उनकी पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे कम हो जाए और फाइनली सारी पॉलिटिकल पावर रंजीत सिंह के हाथ में आ जाए और उसने अपनी पोजीशन इस तरह से स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। रंजीत सिंह का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो मुगल पैटर्न पे ही बेस्ड था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई सारे रीजनल स्टेट्स जो थी उन्होंने मुगल पैटर्न को ही अपनाया था। ठीक है, जो मुगल पैटर्न पे जिस तरह से उनकी ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था उसी पैटर्न को कॉपी किया था एंड रंजीत सिंह वाज वन ऑफ देम। उन्होंने भी सिख अपने एरिया के अंदर सारे के सारे पंजाब में और जम्मू में जो उन्होंने कैप्चर किया था उस सब एरियाज़ के अंदर मुगल पैटर्न को कॉपी किया और वही लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया। अगर हम उनके टैक्स या लैंड रेवेन्यू डिमांड की बात करें तो वो लगभग 50% था। इट वाज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितना भी फार्मर प्रोड्यूस करता था उसका 50% वो जो है वो कलेक्ट कर लेते थे एज टैक्स और 50% बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो 1/3 जो है वो भी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, 33%, 40%, बट 50% इज ऑल्सो वेरी हाई लैंड रेवेन्यू टैक्स। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि ऑल्दो रूलर कितना भी अच्छा हो, फॉर एग्जाम्पल हमने टीपू सुल्तान की बात करी, हमने और मुर्शिद कुली खां की बात करी, इन सब स्टेट्स के अंदर हमने देखा ऑल्दो इन्होंने जो एग्रीकल्चरल मतलब लोन्स देने की कोशिश करी, इनको हेल्प करते थे, बट कुछ भी हो वो लैंड रेवेन्यू जो है उसमें कमी नहीं करते थे। वहाँ से वो जो है बिल्कुल भी ढील नहीं देते थे, यानी कि उसको जो है अच्छे से कलेक्ट करते थे। उसका प्राइम रीज़न ये था कि जितने भी सारी इस समय स्टेट्स थी दे ऑलवेज रिमेन्ड रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स। उनका जो प्राइम सोर्स था इनकम का, जितना भी इनकम उनके पास आ रहा है, स्टेट रेवेन्यू आ रहा है, उसका जो प्राइम इनकम था, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो था वो हमेशा अभी भी लैंड रेवेन्यू था। सी के अंदर अभी वो ट्रेड कर नहीं रहे हैं, उसके अलावा इनका फॉरेन ट्रेड अभी इतना फ्लरिश कर नहीं रहा है, तो सारा का सारा जो प्रेशर पड़ रहा था वो लैंड पे पड़ रहा था। तो जितनी भी इनकम थी वो किससे आती थी, इनके टोटल प्रोड्यूस से जितना वो लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे। और यहाँ पे रंजीत सिंह ने 50% यानी कि हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और अब अगर हम रंजीत सिंह की बात करें और उनकी आर्मी की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, रंजीत सिंह की आर्मी वॉज कंसिडर्ड द सेकेंड बेस्ट आर्मी इन होल ऑफ एशिया आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो पूरे एशिया में बेस्ट मानी जाती थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती थी, और उसके बाद जो सेकेंड नंबर दिया जाता था वो रंजीत सिंह की आर्मी थी। ठीक है, रंजीत सिंह की आर्मी वॉज वेरी पावरफुल, डिसिप्लिन थी और वेल इक्विप्ड भी थी।
ठीक है। रिसोर्सेज की उनके पास कोई कमी नहीं थी, कैनन्स थे अच्छे से, सारी आर्टिलरी थी, सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो वॉरफेयर के लिए, मिलिट्री वॉरफेयर के लिए, वो सब उनके पास अबंडेंस में अवेलेबल थे। रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को लगा रखा था या सेटल किया हुआ था अलॉन्ग यूरोपियन लाइंस, यूरोपियन पैटर्न के ऊपर। अलग अलग यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स को उन्होंने इंपोर्ट किया था बाहर से, जिस तरह से टीपू सुल्तान ने किया था, और उनकी मदद से उन्होंने मॉडर्न पैटर्न के ऊपर, यूरोपियन पैटर्न के ऊपर अपनी आर्मी को प्लेस किया था, ठीक है। उनकी आर्मी में हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है, दैट हिज सोल्जर्स वर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू सिख्स, यानी कि जितने भी सोल्जर्स थे रंजीत सिंह की आर्मी में वो सारे के सारे बस सिख्स नहीं थे, उन्होंने और कई सारे रिलीजन के लोगों को, अलग अलग रीजन के लोगों को भी अपनी आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और उसमें कौन कौन थे? उसमें थे सबसे पहले गोरखास, ठीक, गोरखाज या गोरखाजा बोल सकते हो। दूसरे इसमें थे बिहारीज, ठीक है, उनकी आर्मी में बिहारीज थे। फिर उनकी आर्मी में थे ओरियास, जो उड़ीसा से लोग मंगाए जाते थे। फिर उनकी आर्मी में पठान्स भी थे, चाहे वो बंगाश पठान्स या और किसी भी तरह के पठान्स हो। फिर उनकी आर्मी में और डोगरास भी थे, ठीक है, जो नेपाल रीजन से इस समय आते थे। और फिर इनके रीजन के अंदर और कौन कौन से लोग थे? पंजाब मुस्लिम्स भी थे, जितने भी पंजाब में मुस्लिम्स होते थे और हिंदूज होते थे वो सब थे। तो हम कह सकते हैं हिज आर्मी वॉज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू सिख्स, और उनकी आर्मी के अंदर इस सारे के सारे ये सारे लोग भी इंक्लूडेड थे एज सोल्जर्स। इससे हमको पता लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था क्यों उनकी आर्मी जो है सेकेंड बेस्ट आर्मी कंसिडर करी जाती थी पूरे एशिया के अंदर। फिर हम देखते हैं कि रंजीत सिंह ने जो है ही एम्प्लॉयड मुस्लिम गनर्स फॉर कैनन्स, ठीक है, उन्होंने जो है कैनन्स बनाना शुरू कर दिया था अपनी आर्मी के अंदर। और ये जो कैनन्स वो बनाते थे ये कहाँ मैन्युफैक्चर होते थे? इनकी खुद की फैक्ट्रीज़ के अंदर। इन्होंने खुद में फैक्ट्रीज़ लगा रखी थी अपने एम्पायर के अंदर, लाहौर में, ठीक है। ही हैड मॉडर्न फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स, और इन कैनन्स को चलाने के लिए जो भी कैनन्स को चलाते हैं, जिनको हम गनर्स बोलते हैं या हिंदी में जिनको हम तोपची बोलते हैं, जो तोपों को चलाते हैं, वो उस टाइम पे माना जाता था कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे कैनन्स चलाने वाले या गनर्स बहुत अच्छे माने जाते थे, क्योंकि मुस्लिम्स ही थे वो जो सबसे पहले इंडिया के अंदर कैनन्स लाए थे, जिन्होंने इंडिया के अंदर कैनन्स की शुरुआत करी थी। बाबर लाया था, फिर उसके बाद जो मुगल्स थे वो कैनन्स सबसे पहले उन्होंने यूज़ करी थी आर्मी के अंदर या लड़ाई के अंदर। तो माना जाता था कि अगर गनर्स कोई होंगे या फिर जो कैनन चलाने वाले होंगे, तोपची होंगे, वो मुस्लिम्स बहुत अच्छे माने जाते थे। तो रंजीत सिंह ने क्या किया, अपनी आर्मी के अंदर जितने भी सारे कैनन चलाने वाले सारे सब गनर्स थे, सबको मुस्लिम्स को रिक्रूट कर रखा था, मुस्लिम्स को एम्प्लॉय कर रखा था। तो इन सब रीजन्स की वजह से, अलग अलग रिलीजन के लोगों को इंक्लूड करने की वजह से, यूरोपियन पैटर्न की वजह से, एक वेस्टर्नाइज्ड आर्मी को बनाने की वजह से, कई सारे लोगों को रिक्रूट करने की वजह से, मुस्लिम गनर्स लगाने की वजह से, आर्मी में कैनन्स खुद मैन्युफैक्चर करने की वजह से, इन सब रीजन्स की वजह से रंजीत सिंह की आर्मी वॉज कंसिडर्ड द सेकेंड बेस्ट आर्मी इन द होल ऑफ एशिया। अब हम बात करते हैं कि रंजीत सिंह की अप्रोच इन रिलीजन किस तरह से मानी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल सारे के सारे हिस्टोरियंस, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, ये मानते हैं कि रंजीत सिंह की जो अप्रोच थी वो रिलीजन के टर्म्स में एक सेक्युलर अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। कहते हैं कि ही हैड अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर चूजिंग मिनिस्टर्स। जिस तरह से हम कहते हैं अकबर थे, अकबर के 9 रत्न या फिर 9 ज्वेल्स की हम बात करते हैं कि उनके कोर्ट में कई सारे बहुत अच्छे अच्छे तरह के लोग थे हर फील्ड के। सिमिलरली हम कहते हैं कि रंजीत सिंह का जो कोर्ट था, इट वॉज ऑल्सो स्टडीड विद आउटस्टैंडिंग मैन, कि उनके आर्मी में या फिर उनके कोर्ट के अंदर भी कई सारे ऐसे कोर्टियर्स थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे और अपनी अपनी फील्ड में बहुत टॉप में थे। कहा जाता है कि उनकी जो अप्रोच थी वो टॉलरेंट थी, दैट ही हैड अ टॉलरेंट अप्रोच एंड अ लिबरल अप्रोच इन रिलीजियस मैटर्स। चाहे कोई भी रिलीजियस मैटर हो इस टाइम पे, तो वो टॉलरेंट और लिबरल अप्रोच उनके टुवर्ड्स रखते थे, ठीक है। वो पेट्रनाइज करते थे ना ही केवल सिख गुरुज को या फिर सिख रिलीजियस लोगों को, ही ऑल्सो पेट्रनाइज हिंदू पंडित्स एंड मुस्लिम मौलवीज, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी और रिलीजियस प्रीचर्स हुआ करते थे, चाहे वो सिख हो, हिंदूज या मुस्लिम्स हो, चाहे वो मौलवीज हो, हिंदू पंडित हो, कोई गुरुज हो, सिख गुरुज हो, चाहे कोई भी हो, रंजीत सिंह जो है सबको पेट्रनाइज करते थे या फाइनेंशियली हेल्प करते थे या किसी और तरह की हेल्प करते थे इक्वली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उनके कई सारे मिनिस्टर्स जो थे, उनके कोर्ट में कई सारे मिनिस्टर्स जो थे वो हिंदूज भी थे और कई सारे मुस्लिम्स भी थे। और ये बात प्रूव करने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जो उनके मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर थे, राइट, रंजीत सिंह के जो मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर थे उनका नाम था फ़कीर अजीज़ुद्दीन, ठीक है। फ़कीर अजीज़ुद्दीन जो एक मुस्लिम थे, वो उनके सबसे मोस्ट ट्रस्टेड नोबल थे। तो इससे पता लग गया कि उनके सबसे ट्रस्टेड नोबल एक मुस्लिम है, तो उनका एक सेक्युलर अप्रोच था। दूसरा जो उनके दीवान थे, दीवान का मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो कौन थे? हिज नेम वॉज दीवान
दीनानाथ, ठीक है। और दीनानाथ जो थे वो एक हिंदू थे। तो इससे हमको पता लगता है उनके सबसे ट्रस्टेड नोबल एक मुस्लिम है और उनके जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो दीवान है, वो एक हिंदू है। तो इससे हम कह सकते हैं कि उनकी अप्रोच जो थी एक सेक्युलर अप्रोच मानी जाती है। उन्होंने पॉलिटिकल पावर का अपने इस्तेमाल किया, जो भी उनके पास पॉलिटिकल पावर थी। धीरे धीरे उनका जो मिसल था वो स्ट्रांग हुआ जा रहा था, तो उन्होंने और मिसल को अपने एरियाज़ के अंदर अटैच करना शुरू कर दिया। तो अपनी पॉलिटिकल पावर का जो वो इस्तेमाल करते थे, ही यूज्ड इट नॉट जस्ट फॉर सिख बेनिफिट एक्सक्लूसिवली, वो बस सिख्स के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक्सक्लूसिवली उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हिंदूज़ के लिए और जितने भी और मुस्लिम्स थे और रिलीजन के लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते थे अपनी पॉलिटिकल पावर का। दूसरा, हमको ये बात देखने को मिलती है कि वहाँ पे अगर कोई पेजेंट था, अगर वो 50% टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं टोटल प्रोड्यूस का, चाहे हाफ कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 50% हिंदू और मुस्लिम से कलेक्ट कर रहे हैं और सिख्स की बारी है तो 25% कलेक्ट करेंगे, नहीं। चाहे ऑप्रेस भी वो कर रहे हैं तो भी वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कर रहे हैं, कि अगर उनको ऑप्रेस करना है या फिर वो जितना टैक्स भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से सबसे इक्वली करते थे। तो इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑल्सो दे वर सेक्युलर इन अप्रोच, ठीक है। इससे हमको पता लग गया उनकी अप्रोच कैसी थी रिलीजियस फील्ड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि उनके रिलेशन ब्रिटिश के साथ या फिर उनके जो क्लैशेस हुए ब्रिटिश के साथ वो कैसे थे। 1809 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वाली बात बोल दी रंजीत सिंह को कि आप सतलज रिवर के ईस्ट में जितना भी एरिया है वो सारा छोड़ दो और हमको दे दो, ठीक है। ब्रिटिश फॉरबेड रंजीत सिंह इन 1809 टू क्रॉस द सतलज, की सतलज को आप यहाँ क्रॉस नहीं कर सकते और इसके वेस्ट में जितना एरिया आप रख लो और इसके ईस्ट में जितना एरिया, अब वो जितना भी आपके एरिया में ऑलरेडी इंक्लूडेड था वो सब आप छोड़ दो, सीड कर दो, ठीक है, और हमको दे दो। उन्होंने जो है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, दे टुक द 6 स्टेट्स ईस्ट ऑफ सतलज अंडर देयर प्रोटेक्शन। जितना भी एरिया सतलज रिवर के ईस्ट में सारा था वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया, अपने प्रोविंस बना लिया और उनको बोला कि आप वेस्ट के अंदर ही आप रिस्ट्रिक्टेड रह जाओ। ये वाली बात सुन के रंजीत सिंह ने रिवोल्ट नहीं किया, ठीक है, वो बिल्कुल शांत रहे। और बिकॉज उनको ये वाली बात रियलाइज़ हो गई थी कि ऑल्दो उनकी आर्मी अभी भी स्ट्रॉन्ग थी, सेकेंड वेस्ट आर्मी थी, बट स्टिल ही वॉज नो मैच फॉर ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के कंपैरिजन में अभी उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक थी। तो टेम्परेरीली उन्होंने जो है अपने एम्पायर को बचा लिया फ्रॉम ब्रिटिश इंक्रोचमेंट, कि ब्रिटिश जो है इनके ऊपर इंक्रोच ना करें, इनको अटैक ना कर दें, उसको टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने बचा के रख दिया या फिर सेव कर लिया। बट इनका ये जो डिसीजन था, इसने जो है पंजाब को बचा नहीं लिया कम्प्लीटली, यानी कि ब्रिटिश थ्रेट जो है कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर दिया। इट जस्ट पोस्टपोन्ड इट फॉर हिज सक्सेसर्स, कि ये जो पंजाब पे जितना भी रिवोल्ट करेंगे या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आगे ऑपरेस करेगा पंजाब को, या कैप्चर कर लेगा, एनेक्स कर लेगा, वो अभी नहीं करेगा। बाद में हम देखते हैं कि हम जब एनेक्सेशन की बात करेंगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश पार होती है वो पंजाब को भी कैप्चर कर लेते हैं। बस टेम्परेली जो है रंजीत सिंह ने अपने एम्पायर को बचा लिया ब्रिटिश थ्रेट से। और एक बार जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, ठीक है, जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है उसके बाद एम्पायर जो है फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन में चला जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं वो भी डीके करना शुरू कर जाता है। आफ्टर हिज डेथ द सिख किंगडम टॉर्न डाउन ड्यू टू इंटरनल स्ट्रगल, आपस में उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, इंटरनल स्ट्रगल हो जाता है कि थ्रोन पे कौन बैठेगा, पावर के लिए कौन बैठेगा। और इस फ़ायदे का इस्तेमाल, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कौन करता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे इसको जो है कैप्चर कर लेती है। रंजीत सिंह के जो बेटे होते हैं जिनका नाम खड़क सिंह होता है, वो उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर बनते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं इस टाइम के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं इनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर और धीरे धीरे उसको कैप्चर कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। इसके साथ हमारा जो है सिख एम्पायर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट एम्पायर बचा है जो हम मराठास डिस्कस करेंगे, वो बहुत बड़ा एम्पायर है और उसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे। अभी मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले आज लेक्चर की शुरुआत करी सबसे पहले सिख रिलीजन के साथ, किस तरह से हमने देखा गुरु नानक ने जो है सिख रिलीजन को इस्टेब्लिश किया 15th सेंचुरी के एंड में, 1490s के बाद जो है सिख रिलीजन को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया और वो स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ, जितने में लोअर क्लासेस थे पंजाब के अंदर, जाट पेजेंट्री थी या जो लोअर कास्ट या लोअर क्लासेस थे, वहाँ पे सिख रिलीजन धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो गया। फिर गुरु हरगोबिंद जो होते हैं वो सिख्स को एक फाइटिंग कम्युनिटी बना देते हैं। इससे पहले जो थे वो एक फाइटिंग या मिलिटेंट कम्युनिटी नहीं थे, इससे पहले बस वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट थे, बट एक ऑपरेशन ज़्यादा होने की वजह से गुरु हरगोबिंद जो है सिख्स को एक मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी बना देते हैं। बट ये जो फाइटिंग कम्युनिटी होती है वो बहुत रॉ होती है और क्रूड फॉर्म में होती है। फाइनली गुरु गोबिंद सिंह जो होते हैं, जो लास्ट या 10th गुरु होते हैं सिख्स के, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सिख्स को इनटू अ मिलिटेंट फाइटिंग
कम्युनिटी विद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स इनके पास आ जाती है और ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1699 के अंदर ये रिवोल्ट शुरू कर देते हैं औरंगजेब के खिलाफ और कुछ और जो हिल राजाज होते हैं उनके अगेंस्ट। ये लड़ाई या ये जो ऑपरेशन, ये जो रिवोल्ट्स करते हैं अंडर गुरु गोविंद सिंह, ये चलता रहता है अंटिल 7 अक्टूबर 1708 और 7 अक्टूबर 1708 के अंदर गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है और फाइनली जो गुरुशिप का जो प्रिंसिपल होता है, सिस्टम होता है, इट कम्स टू एन एंड। हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु तो होता नहीं, बट उनके जो डिसाइपल होते हैं बंदा बहादुर, वो लीडरशिप अज्यूम कर लेते हैं। अब बंदा बहादुर के अंदर हम देखते हैं जो और पेजेंट्स होते हैं या जो और पंजाब के सिख्स होते हैं वो रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द ऑपरेशन। ठीक है, बंदा बहादुर जो है दिल्ली से लेकर लाहौर तक एक रैली भी करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। He leads a very vigorous although unequal struggle against the Mughals for about 8 years। ठीक है, एक बहुत विगरस रिवोल्ट वो करना शुरू कर देते हैं, बट उनका जो स्ट्रगल होता है वो अनइक्वल टर्म्स पे होता है क्योंकि ब्रिटिश आर्मी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लगभग 7 से 8 साल तक रिवोल्ट करते हैं और 1715 में फाइनली इनको कैप्चर कर लिया जाता है एंड ही इज पुट टू डेथ। इनके फेलियर के 3 रीजंस मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला क्या था, लैक ऑफ लीडरशिप, कि कोई डिफाइंड लीडरशिप नहीं थी सिक्स के पास, इस वजह से वो क्या कहते हैं डिक्लाइन कर जाते हैं 1715 के बाद। दूसरा हमने देखा था कि मुगल पार और मुगल आर्मी जो थी अभी भी इट वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू सप्रेस एनी रिवोल्ट। ठीक है, तीसरा यह था कि जो अपर क्लासेज या अपर कास्ट थी पंजाब की, वो भी हॉस्टाइल एटीट्यूड रखती थी बंदा बहादुर के अगेंस्ट और टुवर्ड्स सिख्स इन जनरल। वो इसलिए था क्योंकि सिख कम्युनिटी जो थी बेसिकली वो लोअर कास्ट के अंदर, लोअर क्लासेस के अंदर डेवलप हुई थी। फिर हमको देखने को मिलता है कि 1715 के बाद धीरे धीरे सिक्स थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं या थोड़ा थोड़ा वीक हो जाते हैं। अब वो इतने ज़्यादा विगरस नहीं है, इतने डेंजरस नहीं है जितने वो पहले थे गुरु गोविंद सिंह के अंडर और बंदा बहादुर के अंडर। हम देखते हैं कि 1738-39 का टाइम आता है, नादिर शाह जो है और अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करते हैं। इसकी वजह से पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है और ये अपॉर्चुनिटी दे देता है सिक्स को कि वो अब दोबारा राइज कर सकें और वो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और फाइनली वो जो है पॉलिटिकल वैक्यूम को भर देते हैं अपने खुद की पॉलिटिकल पार्ट से। 1765 से 1800s के बीच का ये जो टाइम था, इसके अंदर सिक्स जो है पंजाब को और जम्मू को अपने एरिया के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हमने देखा किस तरह से सिक्स ने अपने आप को 12 मिसल्स में या 12 पार्ट्स में, 12 कॉन्फेडरेसीज में डिवाइड कर दिया। इनका जो कैरेक्टर था डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था, इक्वालिटी पे बेस था। सारे के सारे जो जितने भी मिसल थे या पार्ट्स थे आपस में जो अच्छे से कंसिलिएट करके रहते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे इनका जितना भी प्लेबियन कैरेक्टर था, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया क्योंकि कई सारे फ्यूडल चीफ्स जो थे या जो जमींदार थे जिन्होंने अभी पावर रिज्यूम कर ली थी, उन्होंने जो है इनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया और करप्ट एलिमेंट्स इनके अंदर लाना शुरू कर दिया। फाइनली हम देखते हैं कि एक मिसल जो होती है जिसका नाम सुकेर चाकिया मिसल था, उसके रूलर होते हैं रंजीत सिंह और रंजीत सिंह की वजह से सुकेर चाकिया मिसल इट राइजेस टू प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी के एंड में यानी कि 1790s के बाद हम देखते हैं कि सुकेर चाकिया मिसल प्रोमिनेंट हो जाती है और रंजीत सिंह की वजह से ये सारा काम होता है। फिर रंजीत सिंह के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। मैंने बताया किस तरह से रंजीत सिंह जो थे एक स्ट्रॉन्ग करेजियस सोल्जर थे, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स उनकी अच्छी थी, एक डिप्लोमेट भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने सबसे पहले लाहौर को कैप्चर किया 1799 के अंदर, अमृतसर को कैप्चर किया 1802 के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने 3 अलग अलग बड़े एरियाज़ को अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। वो कश्मीर था, पेशावर था और मुल्तान था। इन तीनों एरियाज़ को अपने मिसल के अंदर या फिर अपने एम्पायर के अंदर उन्होंने इंक्लूड करना, अटैच करना शुरू कर दिया। जितने भी पुराने और सिख चीफ्स थे, ठीक है, उन सिख चीफ से पॉलिटिकल पावर्स ले ली गई और उनको अपने कोर्ट के अंदर रख लिया गया एज ज़मींदार या फिर एज जागीरदार। ठीक है, उनके पॉलिटिकल पावर्स, ये सिख चीफ्स कौन से थे, वो उन मिसल के चीफ्स थे। फॉर एग्जांपल ये 12 अगर मिसल्स हैं, इसमें से एक मिसल तो हमने हटा दी जो सुकेर चाकिया मिसल है, इसके अलावा जो 11 बचेंगी इनके पास भी तो पॉलिटिकल पावर्स थी। यहाँ पे जो चीफ्स थे उन पॉलिटिकल पावर्स, उन पॉलिटिकल जो चीफ्स थे, सिख चीफ्स थे, उनके पॉलिटिकल पावर ले ली गई और उनको अब ज़मींदार और जागीरदार बना दिया। फिर हमने लैंड रेवेन्यू की बात करी कि रंजीत सिंह जो थे लैंड रेवेन्यू लगभग 50% या हाफ लैंड रेवेन्यू लेते थे टोटल प्रोड्यूस का। ये देखने के बाद हम चले रंजीत सिंह की आर्मी को डिस्कस करने। रंजीत सिंह की आर्मी जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने देखा कि उनकी आर्मी सेकंड बेस्ट आर्मी कंसीडर करी जाती है कई रीजंस की वजह से। सबसे पहले उनकी आर्मी बहुत डिसिप्लिन थी, पावरफुल थी और वेल इक्विप्ड थी। रिसोर्सेज की उनके पास कमी नहीं थी और उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर हर तरह के लोगों को रिक्रूट कर रखा था। तो बस सिख्स नहीं थे, उनके अंदर डोगरास थे, गोरखास थे, मुस्लिम्स थे, पंजाबीज थे, सब इंक्लूडेड थे उनकी आर्मी के अंदर। उन्होंने खुद की फैक्ट्री लगा रखी थी लाहौर के अंदर जो कैनन्स को जो है मैन्युफैक्चर कर रही थी और इन
कैनन्स को मैन करने के लिए, इन कैनन्स को चलाने के लिए गनर्स इन्होंने जो है मुस्लिम गनर्स लगाना शुरू कर दिया। इन सब रीजन्स की वजह से उसकी आर्मी को जो है सेकंड बेस्ट आर्मी कंसीडर किया जाता था, या सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी कंसीडर किया जाता था पूरे एशिया के अंदर आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। उनकी अगर अप्रोच की बात करी जाए तो उनकी अप्रोच जो थी सेक्युलर अप्रोच थी। उनके कई सारे पोस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के हाथ में थी, बिसाइड्स टू सिख चीफ्स। वो इक्वली पैटर्नाइज करते थे, चाहे कोई सिख गुरु हो, चाहे कोई हिंदू पंडित हो, चाहे कोई मुस्लिम मौलवी हो, सबको रिलीजियस हेल्प देते थे, फाइनेंशियल हेल्प वो देते थे। ठीक है, उनके कई सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हमने देखे। 2 मिनिस्टर्स की हमने यहाँ बात करी। सबसे पहले फ़कीर अजीज़ुद्दीन की बात करी जो उनके सबसे ट्रस्टेड नोबल थे। फिर अन्य जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? दीनानाथ थे। वो दीनानाथ भी देखिए वो भी हिंदू थे और उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। इससे एक एग्जाम्पल हमको मिल जाता है कि किस तरह से उनकी अप्रोच जो थी रिलीजियस मैटर्स में वो सेक्युलर थी। फाइनली हमने देखा कि उनके ब्रिटिश के साथ क्या क्या क्लैशेस थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। 1809 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप जो ये रिवर सतलज है इसके ईस्ट में नहीं आओगे, आप जितना भी वेस्ट एरिया अपने पास रखो और जितने भी एरिया आपके सतलज रिवर के ईस्ट में वो सारा हम खुद अपने पास रख रहे हैं। रणजीत सिंह ने इस बात को सुन के या इस नोटिफिकेशन को सुन के जो है रिवोल्ट भी नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि उनको पता था कि मेरी आर्मी जो है चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने ये जो खतरा था, ब्रिटिश थ्रेट था, उसको कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली टाल दिया। ऑल्दो उसको ख़त्म नहीं कर दिया, रिमूव नहीं कर दिया, क्योंकि हमको बाद में पता लगता है कि ब्रिटिश जो है एक बार रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो उनके सक्सेसर्स के पास ये सारा थ्रेट हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश जो है दोबारा कैप्चर तो उनको करना ही है फाइनली, बस ये टेम्पररीली जो है उसको छोड़ दिया। ठीक है, अभी वो इंक्रोच नहीं कर रहे हैं। इसके साथ हमने देख लिया कि जिस तरह से बाद में रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और जो एम्पायर है सिंह एम्पायर वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, उन करप्ट हैंड्स में चला जाता है, जिनकी वजह से एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट और डीके कर जाता है। और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और सिख एम्पायर को एनेक्स कर लेती है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।